Hello, it's a pretty lovely good evening, and hope that each one of you, as usual, are absolutely fine, happy, and of course in fine spirits. तो बेटे स्टार्ट करेंगे आज एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये भी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से ही रिलेटेड है और 1 पेज आपके मॉड्यूल का इसमें डिवोटेड है, हार्डली 1 पेज। और इस टॉपिक में से जिसका नाम आप फ्लैश होते हुए देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इस टॉपिक में से क्या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है? तो आंसर है नो। इसमें से आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल भी आएगा तो मुश्किल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। करेक्ट। जैसे आपने देखा होगा, हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स एक ही क्लास में फिनिश करा था, वो भी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का ही एक टॉपिक था, हालांकि हमने उसको एक अलग टॉपिक के अलग चैप्टर के रूप में रखा है। इसी तरह एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को भी हमने अलग चैप्टर में रखा है। अब जिनके पास बुक्स है, उस बुक्स में अगर आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नज़र नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ क्लास में ये लिखाया है, बस यही आपको इसमें करना है। इज इट क्लियर टू यू? और इसको आपको नोट करना पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, क्योंकि कोई भी चीज़ दी रहती है उसको करना जरूरी है, चाहे वो 1 पैराग्राफ का हो चाहे 1 पेज का हो। अब ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है? लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस। देखें, सपोज आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एज्यूम करो कि यू आर द एंटरप्रेन्योर, करेक्ट। आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े मालिक हैं। अब तो आपका इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए, मैंने आपको इतना बड़ा मालिक बना दिया बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप नहीं चाहते कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाएं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 लोग तो ऐसे हैं जो आप चाहते हो कि हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहें। मान लेते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से ये 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको लगता है, जो कि आपके निगाहों में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, उनके एक्सपर्टीज़ का कोई मुकाबला नहीं। एक्सपर्टीज़ का मतलब नॉलेज होता है, तो उनकी कोई एक्सपर्टीज़ का कोई मुकाबला नहीं है, उनके टेक्निकल एक्यूमेंट का कोई मुकाबला नहीं है, सिंपल वर्ड्स में उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का कोई मुकाबला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप इन एम्प्लॉयज़ को नहीं चाहते कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाए। इज इट क्लियर टू यू? अब आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई आदमी जिसकी इतनी क्वालिटीज़ का बखान मैंने आपके सामने करा कि ये बेहद इंटेलिजेंट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनका एक्सपर्टीज़ है, इनकी ऑनेस्टी के बारे में कोई डाउट नहीं है, इनकी इंटीग्रिटी जो है बहुत मुस्तकम और बहुत स्ट्रांग है, तो जाहिर है जब मार्केट में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये बात मालूम होगी या नहीं होगी। मार्केट में जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी मालूम है कि आपकी कंपनी मार्केट में इतना नाम इसलिए कमा रही है, या मार्केट में आपकी मोनोपोली इसलिए है क्योंकि आपकी कंपनी में ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो आपकी कंपनी की ऑपरेशनल और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को चला रहे हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या होता है कि मार्केट में जो राइवल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी कोशिश क्या होती है, वो आपके एम्प्लॉयज़ को लालच दे करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर से जो स्टार्टअप जो ये ऑनलाइन की कंपनीज होती हैं, इनमें एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्टिंग में आपने पढ़ा हुआ है टर्नओवर। हाई टर्नओवर का मतलब है कि एक एम्प्लॉयज़ के आने जाने का बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जब बहुत से एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं और नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, बार बार छोड़ के जा रहे आ रहे हैं, तो हम कहते हैं बड़ा हाई टर्नओवर है। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि उनका लेबर टर्नओवर आपने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा हाई हो। इसका मतलब है उनके एम्प्लॉयज़ छोड़ करके ना जाएं। उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोशिश भी है, लेकिन आपको भी मालूम है कि मार्केट में दूसरे राइवल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे इन एम्प्लॉयज़ के पीछे पड़े हैं और किसी तरह इनके सामने लालच दे करके वो इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाने की कोशिश करते हैं, और मार्केट में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इनको मान लेते हैं कि 5 लाख रुपीज़ पर मंथ रुपीज़ दे रहे हैं। आपने इनकी सैलरी 5 लाख रुपीज़, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, हर एम्प्लॉयज़ को आप अपने, ये खास तौर से इन 5 एम्प्लॉयज़ को आप हर एक को पर मंथ 5 लाख रुपीज़ दे रहे हैं। इट्स अ प्रीटी ह्यूज अमाउंट। लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट में कोई राइवल फर्म है, मान लेते हैं कि मिस्टर 1 नाम का ये जो आपका एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपना एजेंट भेजा और ये कहा कि भाई आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, हम आपको 5 की बजाय 7 लाख रुपए पर मंथ देंगे। तो 99% चांसेस हैं कि ये एम्प्लॉय हो सकता है कि इस लालच में फंस जाए और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए। इनफैक्ट मार्केट में ऐसा होता है।
दूसरी राइवल फर्म्स थोड़ा सा आपको ज़्यादा लालच देती हैं, आपके परक्विजिट्स ज़्यादा बढ़ा देती है, आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ा देती है और कहती है आप प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ। यही वजह है कि आजकल के इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को, और ख़ास तौर से वो एम्प्लॉयज़ जिनकी एक्सपर्टीज़ का कोई मुकाबला ही नहीं है, जो टेक्निकली बहुत साउंड है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। इज इट क्लियर टू यू? तो जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक, बीच में थोड़ा सा मेरे को रुकना इसलिए पड़ रहा है कि ये बीच में कुछ प्रॉब्लम सी आ रही है। हाँ, आई होप नाउ इट इज़ करेक्ट। तो बीच बीच में कभी कभी जब इंटरनेट लैग होता है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये करना चाह रहा था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रोकना इतना आसान काम नहीं है, खास तौर से आज के इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। करेक्ट, नंबर वन। तो बहुत पहले क्या, अब आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, इन्फोसिस के नाम से। सुना है या नहीं सुना? सर सुना है। इन्फोसिस आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और के नारायण मूर्ति जो थे इनके चेयरमैन थे एक टाइम पर। अब इन्फोसिस कंपनी इंडिया में लीडिंग टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी कुछ टाइम पहले तक। करेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा अभी नहीं है, अभी भी है। इन्फोसिस, विप्रो और ख़ासतौर से TCL, ये जो कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजिकली इंडिया में ऑलमोस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पर हैं। तो इन्फोसिस के जब मालिक ने ये देखा कि नारायण मूर्ति ने कि बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो उनको ये चिंता सताने लगी कि एम्प्लॉयज़ को रोकने के लिए ऐसा क्या करा जाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकें। तो उन्होंने एक स्कीम सोची। वो स्कीम इन्होंने क्या सोची, और बाद में हम देखेंगे कि उसी स्कीम को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। वैसे तुम्हारे कोर्स में बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, बहुत नानू सा पार्ट। हालांकि यही जब तुम हायर लेवल पे जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे शेयर बेस्ड पेमेंट के नाम से, तो उसके अंदर तो बहुत सारी वेरिएशंस होती है। बिकॉज अब तुम्हारी लेवल पे हमने बात करनी है तो हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स की बात करेंगे। तो इन्फोसिस के चेयरमैन के नारायण मूर्ति ने उस टाइम पर क्या सोचा कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ को रोका जाए। तो उन्होंने बहुत सोचा और सोचने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने एक स्कीम प्रपाउंड करी। प्रपाउंड का मतलब है पहली बार शुरुआत करना है। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का कॉन्सेप्ट है, देखा जाए तो ये इन्फोसिस की ही देन है, खासतौर से के नारायण मूर्ति की। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं भाई, हम अपने एम्प्लॉय से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एक एग्रीमेंट करा उनके साथ कि अगर आप 5 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज देंगे, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कहा कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके अगर नहीं जाते हैं, करेक्ट, 5 साल तक आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो 5 साल के बाद हमारी कंपनी यानी कि इन्फोसिस आपको कुछ शेयर्स देगी। मान लेते हैं हर एम्प्लॉयज़ को 100 शेयर्स देगी, करेक्ट। और मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा 5 साल के ख़त्म होने के बाद, मार्केट में सिंप्लिसिटी के लिए लेट अस से 5 साल के ख़त्म होने के बाद हमें ये लगता है लेट अस से प्राइस 1700 रुपये चल रहा है एक शेयर का। इज इट क्लियर टू यू? उस समय जब ये स्कीम प्रपाउंड करी गई थी इन्फोसिस के द्वारा, उस समय इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी थी। मान लेते हैं कि उनके शेयर का प्राइस, उनके 10 रुपये वाले शेयर का मार्केट प्राइस 1700 रुपये है। तो इन्फोसिस के मालिक ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप 5 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे तो हम हर एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के 100 शेयर्स देंगे। कितने शेयर्स देंगे? पर एम्प्लॉय को 100 शेयर्स देंगे। और जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा 5 साल के बाद, लेट अस से 1700 चल रहा है, तो कंपनी ने कहा कि हम आपको उस पर 800 रुपये का डिस्काउंट देंगे। चलो सिंप्लिसिटी के लिए 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। यानी कि अगर मार्केट प्राइस 5 साल के बाद 1700 चल रहा है तो एम्प्लॉयज़ को एक शेयर के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 700 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब सपोज आप इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अगर मैं 5 साल तक रुक गया तो मुझे 100 शेयर मिल जाएंगे। हालांकि इनका मार्केट प्राइस लेट अस से 1700 के करीब होगा 5 साल के बाद, तो मुझे ये शेयर केवल और केवल 700 रुपये में मिल जाएंगे क्योंकि कंपनी मुझे हर शेयर पे 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब ये जो शेयर है जिनका कि तकरीबन प्राइस 170,000 1,70,000 है, ये शेयर मुझे 700 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं, 70,000 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं।
अब मुझे ये शेयर मिल गए तो मैं इन शेयर को मार्केट में बेच सकता हूँ, और मार्केट में तो प्राइस 1700 है, यानी कि हर शेयर पे मुझे जो है 1000 रुपये का गेन है। यानी कि जो 100 शेयर अगर मैं मार्केट में बेचूंगा 1700 के हिसाब से लेट अस से, तो 1,70,000 रुपये मिल सकते हैं, और मुझे तो 70,000 रुपये दे करके शेयर मिल जाएंगे। कहने का मतलब है 5 साल के बाद एम्प्लॉय अगर इन शेयर को खरीद लेते हैं, करेक्ट। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्यों है? ऑप्शन प्लान, इसमें हम शेयर्स प्लान नहीं कहते, और हालांकि शेयर्स होते हैं, क्योंकि यहां एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है, एम्प्लॉयज को ये राइट दिया जाता है कि 5 साल के खत्म होने के बाद, या जो भी एग्रीड पीरियड है, अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो गया उसके बाद आप हकदार हैं इन शेयर्स को लेने के, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप इन शेयर्स को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। हमारी कंपनी आपको डिस्काउंट पे देने के लिए तैयार है। जो भी मार्केट प्राइस होगा हम उस पर आपको 700, 800, 900, 1000 रुपये का डिस्काउंट देंगे, जो भी पहले से ही तयशुदा फिगर होगी। बात समझ में आई? अब ये तरीका इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि ऑलमोस्ट इंडिया में हर कंपनी, क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट हर कंपनी इस तरीके को आजकल अपनाती है, और उसी की वजह से अकाउंट्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर का जन्म भी हुआ। बहुत कम बच्चों को इसकी बैकग्राउंड स्टोरी मालूम है कि ये चैप्टर अकाउंट्स के अंदर कैसे लाया गया। Is it clear to you or not? तो बेसिकली के नारायण मूर्ति शुड बी क्रेडिटेड फॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? ये एक तरीका है अपने एम्प्लॉयज की लॉयल्टी को हासिल करने का, अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में रोकने का। और ये तरीका क्या है कि एम्प्लॉयज के साथ एग्रीमेंट करा जाता है कि आप कुछ टाइम पीरियड तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करेंगे, इस दौरान आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो कंपनी भी निश्चिंत हो जाती है कि एटलीस्ट इतने टाइम पीरियड तक तो ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ रहेगा ही रहेगा। और उस एग्रीड पीरियड के ख़त्म होने के बाद एंटिटी जो एंटिटी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फिर कुछ शेयर्स देती है, और शेयर्स जो देती है वो कुछ डिस्काउंट पे देती है। इज इट क्लियर टू? शेयर डिस्काउंट पे देती है, तो एम्प्लॉयज़ को इन शेयर्स के लिए कम प्राइस पे करना पड़ेगा। एक तो ये, और दूसरा एम्प्लॉयज़ के दिमाग पे एक बात ये भी आ जाएगी कि यार हम एम्प्लॉय से ओनर बन गए, क्योंकि जब मेरे हाथ में शेयर आ जाते हैं किसी कंपनी के तो मैं उस कंपनी का ओनर कहलाता हूँ। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर है। और आज के दिन में मैंने कहा इंडिया में तकरीबन हर कंपनी इस कॉन्सेप्ट को अपनाती है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, करेक्ट। 99% लोगों को इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन अब आज के दिन केवल तुमको और मुझे ये बात मालूम है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ये हकीकत में होता क्या है। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को समझने के लिए, करेक्ट, समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी पड़ेंगी। मैं लिखाऊंगा अभी कि मैंने एम्प्लॉय स्टॉक प्लान किसे कहते हैं, आपको मालूम है। मैं हल्की सी थ्योरी भी लिखाता हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ी देर के बाद थ्योरी लिखाऊंगा। पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। मैंने कहा 1.5 पेज आपके मॉड्यूल में डिवोट करा हुआ है, तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों मालूम होना चाहिए कि कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सके। बेसिकली आपको ये चैप्टर इसलिए करना है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को थोड़ा सा ठीक तरीके से समझने के लिए यहाँ पर समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है, करेक्ट, कोई एंटिटी है। इस एंटिटी ने, मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को, ये अकाउंटिंग ईयर है, साथ साथ आप ड्रॉ करना शुरू कर दें। मैंने कहा ये नोट्स में मैंने नहीं दिए हुए, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली मैं इन क्लास ही कराता हूँ और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को, और ये डेट मैं डेट भी लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो मैंने डेट लिखी है 1/4/2026 की डेट लिखी है, करेक्ट। मान लेते हैं कोई एंटिटी है, इस एंटिटी ने 1/4/2026 को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग में एक स्कीम अनाउंस करी, और उस स्कीम में एंटिटी ने अपने एम्प्लॉय से क्या कहा? कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से कहा, भाई ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लंबे टाइम तक काम करें, करेक्ट, लंबे टाइम तक काम करें, और बिकॉज आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाएं, और आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़ करके जाएं, इसलिए हम आपके लिए ये स्कीम लेकर के आ रहे हैं। ये कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी का मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है। तो 1/4/2026 को इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से मीटिंग करी, और एम्प्लॉयज़ के ये कहा कि अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल तक अपनी सर्विसेज देते हैं, कितने साल तक? 3 साल तक, यानी कि पहला साल यहाँ ख़त्म होगा। पहला साल इसका मतलब कब ख़त्म होगा? 31/3/2027 को, क्योंकि 1/4/2026 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा साल कब ख़त्म होगा? 31/3/2028 को ख़त्म होगा।
और तीसरा साल 31/3/2029 को ख़त्म होगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉय से ये कहा कि अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज 3 साल तक देते हैं, अगर आप 3 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज देते हैं तो हमें खुशी तो होगी और आपको भी ये जान करके खुशी होगी। कंपनी के डायरेक्टर अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहें और कम से कम आने वाले 3 साल तक तो हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहें। अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट 3 इयर्स तक रहते हैं, करेक्ट, तो 3 साल के ख़त्म होने के बाद 3 साल के ख़त्म होने के बाद हम आपको हर एम्प्लॉयज़ को लेट अस से 100 ऑप्शंस देंगे। कितने ऑप्शंस देंगे? 100 ऑप्शंस देंगे। वी विल गिव यू 100 ऑप्शंस, 100 ऑप्शंस, और 100 ऑप्शंस जो हम देंगे पर एम्प्लॉय। यहाँ ऑप्शंस का मतलब शेयर से है, लेकिन मैंने अभी अभी तुम्हें ये बताया इनको हम शेयर्स ना कह करके ऑप्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एम्प्लॉय 3 साल तक रहते हैं और 3 साल का पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो एम्प्लॉयज़ के पास ये राइट तो है कि वो इन शेयर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन उनके पास ये भी राइट है कि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मान लेते किसी एम्प्लॉय ने कहा, एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे नहीं लेने ये शेयर, तो इसलिए इनको ऑप्शंस कहा जाता है, यानी कि ये एम्प्लॉयज़ की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो इन शेयर्स को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। हालांकि 99.99% वो खरीदते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। 1-2 पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले मुझे बताओ मैंने इस स्टोरी में क्या बताया आपको। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉय से क्या कहा और किस तारीख को कहा? इस तारीख को कहा। ये मीटिंग कौन सी तारीख को हो रही है? 1/4/2026 को होती है। जिस दिन कंपनी का मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट करता है, हम बाद में देखेंगे इस एग्रीमेंट को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एग्रीमेंट कहते हैं। तो जिस तारीख को ये एग्रीमेंट करा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रांट डेट। उसको हम बोलते हैं ग्रांट डेट। पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि इसको कहा जाता है ग्रांट डेट। क्या कहा जाता है? ग्रांट डेट। द डेट ऑन विच डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनाउंस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसको हम ग्रांट डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांट डेट कहते हैं। ये आपको नोट करने पड़ेंगे इसके क्योंकि ये जो शीट्स होती हैं ये डाउनलोड नहीं करी जा सकती है। मैंने कहा थ्योरेटिकल चैप्टर है बेसिकली आपके लेवल पे, तो इसलिए ये आपको लिखना पड़ेगा। ग्रांट डेट, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रांट डेट। ग्रांट डेट क्या है? द डेट ऑन विच डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनाउंस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और इसका इनडायरेक्टली मतलब है द डेट ऑन विच दे मेक द एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयज। अब एग्रीमेंट क्या था कि आप हमारे यहाँ 3 साल तक रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? एग्रीमेंट के मुताबिक जितने साल तक एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में रहना है उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। उस पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। तो इस केस में वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। इसको क्या कहा जाएगा? वेस्टिंग पीरियड कहा जाएगा। इसको हम बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड, VESTING, वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है इसको। तो ये बात आपके समझ में आना चाहिए। तो इस केस में वेस्टिंग पीरियड यहाँ पर ख़त्म होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। ग्रांट डेट से लेकर के जब तक कि एग्रीड पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता उस पीरियड को वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद मैंने कहा अब एम्प्लॉयज़ के पास ये राइट आ जाता है कि वो इन शेयर्स को खरीदे या ना खरीदे। हालांकि 99% वो शेयर्स खरीदते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, अब 3 साल का पीरियड तो ख़त्म हो गया, करेक्ट। मान लेते हैं कि मैं इस कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे 100 शेयर खरीदने का अधिकार है, और मान लेते हैं कि मार्केट में प्राइस जो है 1500 रुपये चल रहा है। 3 साल के ख़त्म होने के बाद इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस मार्केट में 1500 है, और मान लेते हैं कंपनी के डायरेक्टर ने हमें ये कहा था कि जब भी 3 साल के ख़त्म होने के बाद आप ये शेयर खरीदेंगे हम आपको इन शेयर पे सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 500 रुपये का डिस्काउंट देंगे। हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। लेट अस से 3 साल के बाद मार्केट का प्राइस 1500 है, कंपनी मुझे 500 रुपये डिस्काउंट दे रही है, तो मुझे 100 शेयर खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मैं कितना प्राइस दूंगा डायरेक्ट कंपनी को? 1000 दूंगा, पर शेयर 1000 रुपये दूंगा।
लेकिन 100 इंटू 1000, इन 100 शेयर को हासिल करने के लिए मुझे 1000 रुपये के हिसाब से पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब पेमेंट कितनी हो गई बाबा, 1 लाख रुपए की हो गई या नहीं होगी? पेमेंट 1 लाख रुपीज़ तो मुझे निकालने ही पड़ेंगे अपनी जेब से। तो पॉइंट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, 3 साल के ख़त्म होने के बाद एज एन एम्प्लॉय आपके पास ये राइट आ गया है कि आप इन शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन जैसी 3rd ईयर ख़त्म होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि हर एम्प्लॉय की जेब में 1 लाख रुपए उस दिन मौजूद होंगे। भाई 1 लाख भी कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है ना एक आम आदमी के लिए। तो इन शेयर्स को ख़रीदने के लिए एम्प्लॉयज़ को अपनी जेब से कुछ तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा ना। और कई बार वो अमाउंट इतना छोटा नहीं होता, कई बार वो बड़ा अमाउंट भी होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जनरली जब ये एग्रीमेंट एम्प्लॉय से करा जाता है तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहती है कि वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद हम आपको 1 साल का या 1 महीने का या 2 महीने का वक्त और देंगे। बात समझने की कोशिश करो, वेस्टिंग पीरियड तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब मान लेते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक डायरेक्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा था कि जब वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी हम आपको 1 साल का टाइम पीरियड देते हैं, यानी कि वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के अगले 1 साल में, यानी कि अगले 12 महीने में आप आराम से डिसाइड करो कि आपने इन शेयर्स को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये जो वक्त वेस्टिंग पीरियड के बाद एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो इन शेयर्स को ख़रीदने में इच्छुक हैं या नहीं, इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सरसाइज पीरियड कहते हैं। इट इज़ नोन एज एक्सरसाइज पीरियड। तो अब एम्प्लॉयज़ के पास इनफ टाइम है सोच के समझ के डिसीजन लेने का कि हम इन शेयर्स को खरीदें या नहीं खरीदें। इसको कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। तो इस क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछूं कंपनी का वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल है। और एक्सरसाइज पीरियड कितना है? 1 साल है। एक्सरसाइज पीरियड हमेशा वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगा और इस पीरियड में एम्प्लॉयज़ को ये बताना पड़ेगा कि हम इन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। इज इट क्लियर टू यू? इन केस यानी कि इस तरह से तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद मैंने कहा एम्प्लॉयज़ को 1 साल का वक्त हम मान लेते हैं दिया गया, यानी कि इस 1 साल में एम्प्लॉयज़ को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो इन शेयर्स को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब आपको मालूम है कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, जस्ट वेट, ये माउस, मैंने कहा आज ज़रा इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या हो रहा है? जस्ट वेट। चलो जी, कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है। तो वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद एम्प्लॉयज़ को 12 महीने का वक्त दिया गया और कहा गया आप आराम से सोच के समझ के डिसीजन लेना इन शेयर्स को आपने खरीदना है या नहीं खरीदना। ठीक है। अब मैंने एक बात और कही कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कितना ही वक्त दे दिया जाए वो डिसीजन लेने में इतनी देरी करते हैं, इतनी देरी करते हैं। मान लेते हैं इन एम्प्लॉयज़ में एक एम्प्लॉयज़ है, करेक्ट, एक एम्प्लॉयज़ है और ये वो एम्प्लॉय है। और ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये एम्प्लॉय है। इज इट क्लियर टू यू? जस्ट वेट। ओके, ये एक एम्प्लॉय है। अब इस एम्प्लॉय ने सोचने में इतना वक्त लगा दिया कि मैं इस शेयर्स को खरीदूं नहीं खरीदूं। उस सोच विचार में 1 साल का वक्त भी गुजर गया। यानी कि अगर एम्प्लॉय को दिए गए जो टाइम पीरियड दिया गया है, वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद जो वक्त दिया गया है, अगर उस दौरान एम्प्लॉय डिसीजन नहीं लेते हैं और वो वक्त गुजर जाता है तो उस वक्त के गुजरने के बाद फिर एम्प्लॉयज़ के पास ये हक नहीं रहेगा कि वो इन शेयर्स को खरीद सके। तो जैसे ही एक्सरसाइज पीरियड ख़त्म होगा, जैसे 4th ईयर ख़त्म होगा, एक्सरसाइज पीरियड यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही एक्सरसाइज पीरियड ख़त्म होगा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्शंस लैप्स्ड। ऑप्शंस लैप्स्ड का क्या मतलब है? लैप्स का मतलब ही होता है ख़त्म होना। तो ऑप्शंस लैप्स्ड का मतलब क्या हो गया? पहले मैं लिख दूं, लैप्स्ड, LAPSED, लैप्स्ड। ऑप्शन लैप्स्ड का मतलब है कि आपका ये अधिकार इन शेयर्स को खरीदने का खत्म हो गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। समझ में आ गई है? पक्का आ गई? ओके सर।
ये बात तुम्हारी समझ में आ गई तो मज़ा आ गया। तो तुमने अभी तक क्या सीखा? मैं आपसे पूछूं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक प्लान बेसिकली रेफर्स टू अ स्कीम, जो लिखना चाहते लिख लें। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बेसिकली रेफर्स टू एन स्कीम whereby management of the company enters into an agreement with the employee to serve the organization. सर्व का मतलब SERVE, कि आप अपनी सर्विसेज हमें दें, to serve the organization for a particular period of time, and after the end of the agreed period, employees will be offered shares of the entity at a discounted price. हालांकि मैं बाद में मैं भी लिखाऊंगा, चिंता ना करें। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। ये तो अब आपको पता लग गया। अच्छा, ये भी पता लग गया तो अच्छी बात है। अब हमें और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर इनकेस कोई प्रैक्टिकल आ जाए तो वो कैसे करा जाएगा। मेन पॉइंट ये भी है। हालांकि मैंने बार बार आपको कहा, इस टॉपिक से आपके प्रैक्टिकल के आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन अब कोई चीज़ जब कोर्स में दी होती है तो हमें उसको पढ़ना पड़ता है, और फिर पढ़ना है तो अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, सिर्फ नाम के लिए तो पढ़ना नहीं है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में अच्छी जानकारी हासिल करने के बाद अब हम इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पर आते हैं। आइए जी, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स में मुझे क्या करना होगा? अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स लिखना शुरू कर दें, लिखना जरूर है साथ साथ। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स लीजिए। अब मैं इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पर आता हूँ और एक ही क्वेश्चन से मैं सारा चैप्टर फिनिश कर देता हूँ। मैंने कहा ये छोटा सा ही एक टॉपिक है, ये बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के साथ आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का जहाँ तक सवाल है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स में हमें क्या करना होता है, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। अब आपको पता लग गया व्हाट इज ग्रांट डेट, द डेट ऑन विच स्कीम इज अनाउंस्ड। आपको ये पता लग गया वेस्टिंग पीरियड क्या है। वेस्टिंग पीरियड बेसिकली रेफर्स टू द एग्रीड पीरियड। इज इट क्लियर टू यू? आफ्टर द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? व्हाट हैपन्स आफ्टर द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड? जब एग्रीड पीरियड खत्म होता है तो क्या होता है? एम्प्लॉयज बिकम इंटाइटल्ड टू द ऑप्शंस। एम्प्लॉयज क्या होते हैं? ऑप्शंस के हकदार बन जाते हैं। Correct? Then what is exercise period? Exercise period basically refers to the period which starts from the end of the vesting period. Is it clear to you? And within the exercise period, employees will have to decide whether they want to actually acquire the shares or not. Once the exercise period will end, then option will get lapsed. Option will get lapsed का मतलब है employees are no more entitled to purchase the shares. Is it clear to you? अब हम accounting aspects पर आते हैं। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, जैसा कि मेरी आदत है, मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। एग्जाम्पल लिखना है आपको, कोई नोट्स के लिए ना बोले। एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, पे अटेंशन। मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 500 हैं। कितने हैं? 500 एम्प्लॉयज़ हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि हम आपको ऑप्शंस ग्रांट करेंगे। ऑप्शन का मतलब शेयर से ही होता है, लेकिन इसको ऑप्शन क्यों कहते हैं मैं कई बार अब आपको बता चुका हूँ। मान लेते हैं कंपनी ने अपने 500 एम्प्लॉयज़ के साथ एक एग्रीमेंट करा कि हम आपको 500, आप जो 500 एम्प्लॉयज़ हैं, हम हर एक को 100 ऑप्शंस देंगे पर एम्प्लॉय। हर एक को हम 100 ऑप्शंस देंगे। कितने ऑप्शन देंगे? 100 ऑप्शन देंगे। क्यों देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं ज़रा आगे ये भी बता दूं, जो शेयर्स हम आपको देंगे, उन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये वाली है। कंपनी ने यह भी कहा कि हम आपको शेयर्स तो देंगे, 10 रुपये वाले शेयर देंगे। कंपनी ने यह भी बताया कि मार्केट प्राइस 130,
कंपनी ने ये बताया हमें ये लगता है कि 4-5 साल के बाद हमारा जो मार्केट प्राइस है वो नियर अबाउट 130 तक रहेगा। और कंपनी ने ये बताया हम आपको ये राइट देते हैं कि आप इन शेयर्स को इस प्राइस पर खरीद सकते हैं। तो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज प्राइस। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सरसाइज प्राइस का क्या मतलब है। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब है ये वो प्राइस है जो एम्प्लॉयज़ इन ऑप्शंस को खरीदने के लिए कंपनी को देंगे। तो एक्सरसाइज प्राइस, कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि 130 रुपये वाला जो शेयर है हम आपको 60 रुपये के हिसाब से दे देंगे। कितने के हिसाब से दे देंगे? 60 रुपये के हिसाब से दे देंगे। लेकिन हम ये ऑप्शंस आपको तब देंगे अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल तक काम करेंगे। तो वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया? 3 साल हो गया वेस्टिंग पीरियड। यानी कि ये वो कंडीशन है कि इतने टाइम पीरियड तक आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकना है, 3 years। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कंपनी के 500 एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक स्कीम शेयर करी। स्कीम के तहत 500 एम्प्लॉयज़ हुए हैं, हर एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो 130 रुपये वाला शेयर है वो केवल और केवल 60 रुपये में दिया जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस। अब मैं तुम्हें यहाँ एक बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बार बार हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको मैंने रेड पेन से ही लिख दिया। इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। बहुत से बच्चे जब ये वर्ड फेयर वैल्यू पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात सामने आती है कि सर फेयर वैल्यू ये वही है ना जो मार्केट वैल्यू वगैरह हम पढ़ते चले आए हैं। नहीं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं वैसे इसको। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ फेयर वैल्यू लिखा रहता है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का क्या मतलब होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब हमेशा आपको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में जो फासला है, आपको मालूम है कि मार्केट प्राइस 130 है और कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कह रही है कि आप केवल 60 रुपये देना इन शेयर्स को खरीदने के लिए। तो इन दोनों के बीच में फासला कितना हो गया? 70। आम बोलचाल की भाषा में हम 70 को क्या कहेंगे? अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई 130 रुपये की चीज़ मैं आपको 60 रुपये में दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपको 70 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने वर्ड डिस्काउंट यूज़ नहीं करना इस चैप्टर में। वर्ड डिस्काउंट के लिए तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। समझ में आ गया? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वैसे एक तरीके का डिस्काउंट ही है। ये एक तरीके का डिस्काउंट है, समझने के लिए आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये कहानी है जी। तो कंपनी ने ये स्कीम ग्रांट करी। अब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि 3 साल तक आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये कहा कि 3 साल तक आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ये वो तारीख है जिस दिन हमने स्कीम ग्रांट करी है। तो पहला साल हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पर ख़त्म हो रहा है एंड ऑफ ईयर 1, मान लेते हैं दूसरा साल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है एंड ऑफ ईयर 2, और मान लेते हैं तीसरा साल यहाँ ख़त्म हो रहा है। 3 साल का जो पीरियड है इसको हम वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। मान लेते हैं कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी कहा हुआ है कि 3 साल के ख़त्म होने के बाद, वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपको हम 1 साल का टाइम पीरियड और देते हैं। ये 1 साल का टाइम पीरियड बेसिकली क्या माना जाएगा? भाई ये 1 साल का टाइम पीरियड क्या माना जाएगा? तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे। ये 4th ईयर जब ख़त्म होगा तो क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। तो कंपनी के डायरेक्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि भाई जैसे ही तीसरा साल ख़त्म होगा आपके पास ये राइट तो आ जाएगा, अब आप इन शेयर को ख़रीद सकते हैं क्योंकि वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पीरियड है इसको तो हम वेस्टिंग पीरियड कहेंगे। वीपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने से लेकर के जो अगले 12 महीने ये कंपनी अब जब स्कीम को ग्रांट करती है तभी ये बता देती है कि हम आपको 12 महीने का एक्सरसाइज पीरियड भी देंगे या 6 महीने का देंगे या 3 महीने का देंगे। मान लेते हैं कि 1 साल का वेस्टिंग पीरियड के बाद एक्सरसाइज पीरियड है। तो ये जो पीरियड है इसको हम एक्सरसाइज पीरियड कहते हैं। एक्सरसाइज पीरियड, ये एक्सरसाइज पीरियड है।
तो वेस्टिंग पीरियड के बाद 1 साल का वक्त एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स का है। तो कंपनी ने ये स्कीम यहाँ पर ग्रांट करी और कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि 3 साल तक आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। ये पहला साल ख़त्म हो रहा है, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल ख़त्म हो रहा है। तो 3 साल तक कंपनी को और एम्प्लॉयज़ से क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? पहले तो ये बताओ, कंपनी क्यों ये शेयर्स इनको फ्री में दे रही है? भाई कंपनी ये शेयर्स दे रही है। अब पहला काम जरा मैं अभी मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन एक तो काम पहले मैं जरा कर दूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ, जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें करना क्या होता है? देखें यहाँ पर सबसे पहले आप कंप्यूट करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। फुल फॉर्म तुम लिख लेना। ये मैंने क्या लिखा है? ECE। इसका क्या मतलब है? एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये हम क्यों कंप्यूट करते हैं, ये मैं सब बताऊंगा। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कंप्यूट करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कितने एम्प्लॉय हैं। यानी कि आप पहले तो आराम से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को नोट करेंगे। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? कितने लिखाए थे मैंने? 500 लिखाए थे। फिर आप ये देखो कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कितने ऑप्शन देने का वादा करा है। आपने ये कहा था कि हम हर एम्प्लॉयज़ को 100 ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शंस पर एम्प्लॉय से आप मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को कंपनी के डायरेक्टर ने ये कहा है कि हम 100 ऑप्शंस देंगे। बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ ये 500 के 500 एम्प्लॉयज़ ने 3 साल तक वेस्टिंग पीरियड पूरा कर दिया। अगर 3 साल तक 500 के 500 एम्प्लॉयज़ ने वेस्टिंग पीरियड पूरा कर दिया तो कंपनी को कितने ऑप्शंस देने पड़ेंगे? भाई 500 इंटू 100, 50,000 ऑप्शंस कंपनी को देने पड़ेंगे। 50,000 शेयर्स कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंपनी ने कहा हुआ है कि हम हर एक को 100 शेयर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? या मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की फिगर कम कर दूं अगर ज़्यादा बड़ी लग रही है? एनीवे 50,000 शेयर्स कंपनी को देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी 50,000 शेयर देगी तो हर शेयर पे कंपनी को नुकसान कितने का होगा? तो तुम्हें और नुकसान कंपनी को क्या हो रहा है? जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो 130 है, क्वेश्चन में मैंने लिखाई थी, और जो एक्सरसाइज प्राइस शायद मैंने 60 रुपये लिखा है, मैं चेक कर लूँ, मैं भूल जाता हूँ कई बार। राइट, एक्सरसाइज प्राइस मैंने 60 रुपये लिखा है। यानी कि 130 रुपये की चीज़ आपको 60 रुपये में देनी पड़ रही है। आप कौन हो? आप कंपनी हो ना, आप हर चीज़ कंपनी के एंगल से देखोगे। तो हर शेयर पे आपको नुकसान, हालांकि ये नुकसान नहीं है, हम बाद में देखेंगे, ये मैं आम बोलचाल की भाषा का यूज़ करने के लिए और आपको समझाने के लिए। करेक्ट, एक आम बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे कि कंपनी ने इतना डिस्काउंट दिया है। हालांकि मैंने कहा इसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू बोलेंगे। समझ में आ गया? तो कंपनी को हर शेयर पे नुकसान 70 रुपये का हो रहा है। इस नुकसान को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू बोलते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को देखना है। फिर ये देखना है कि हर एम्प्लॉयज़ को कितने ऑप्शन दिए जाएंगे, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर ये सारे एम्प्लॉय कंडीशन क्या है? 3 साल तक आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। अगर कंडीशन पूरी कर लेंगे तो कंपनी को कितने ऑप्शन देने पड़ेंगे? 50,000। अगर कंपनी 50,000 ऑप्शन देगी तो कंपनी को नुकसान कितने का होगा? इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। डिस्काउंट लिखने की बजाय आपने क्या लिखना है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और मैंने बताया था फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मन के अंदर आप मतलब समझ लो एक तरीके का डिस्काउंट। तो हर शेयर पे आपको 70 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो ये आपका नुकसान है। अच्छा जी, अब मैं 50,000 को 70 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। अब मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कई बार 0 बहुत होते हैं तो मेरे से भी गलती हो जाती है। मैं जरा इसको कैलकुलेट ही कर लूँ। 50,000 इंटू 70, और कैलकुलेटर ही काम नहीं करता कई बार। तो ये जो फिगर आ रही है, मेरे ख्याल से आप भी चेक कर लेना, 35 लाख आ रही है। आप भी चेक कर लेना साथ साथ, 35 लाख। बहुत से बच्चों की आदत होती है, बाई चांस में कोई गलत फिगर लिख दो तो बच्चे मैसेज करते हैं, अरे बाबा अब आप प्रोफेशनल लेवल पे आ गए हैं। सपोज बाई चांस में कोई फिगर गलत भी लिख दूं तो आप अपने कैलकुलेटर के मुताबिक चेक कर करके सही फिगर को लिखो, और आपने कॉन्सेप्ट समझना है।
अच्छा जी, अब समझ में आपके आ जाना चाहिए अभी तक की कहानी क्या हुई है। अभी तक की कहानी के मुताबिक सबसे पहला काम हमने क्या करा है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस, यानी कि कंपनी का कुल नुकसान। ये जो चीज आ गई 35 लाख, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम वैसे बोलते हैं एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस, वैसे इसको हम फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस भी बोल देते हैं। एक्चुअली 35 लाख जितने भी ऑप्शंस आप दे रहे हो उनकी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और यही आपका कहने के लिए नुकसान है। अब ये आपका नुकसान तो है, लेकिन मैंने कहा इसको हम नुकसान नहीं बोलेंगे। इसको हमने क्या बोलना है? इसको हमने बोलना है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने यहां पर ये लिखा है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस। तो तुमसे 1 या 2 मार्क का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस। तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस कैसे कंप्यूट करते हैं ये अब आपको पता लग जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया है। अगर आपकी समझ में ये बात आ गई है, अगर आपकी समझ में ये बात आ गई है, यानी कि पहला स्टेप क्या है, मुझे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस। अब यहां पर समझिए, कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन रहती है। जब मैं कुछ बच्चे बोलता हूं तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हर एक को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर ये डिस्काउंट है तो हम इसको डिस्काउंट क्यों नहीं बोलते। चलो ये तो बात समझ में आई, डिस्काउंट की जगह हम फेयर वैल्यू बोल देते हैं, लेकिन ये नुकसान तो है, ठीक है। लेकिन ये जो टोटल नुकसान है इसको टोटल लॉस क्यों नहीं कहते, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस क्यों कहते हैं? समझने की कोशिश करो। इसके लिए आपको मेरे को क्लास 11th की तरफ ले जाना पड़ेगा। आप जब क्लास 11th में थे, आपकी मैडम आपको बताती थी पहली क्लास में ही कि बेटा एक्सपेंस में और लॉस में कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते थे। करेक्ट? आपने ध्यान थोड़ी दिया कभी। एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क होता है? देखो, एक्सपेंस वर्ड तब यूज करते हैं कि एक ऐसा अमाउंट जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से बाहर तो जा रहा है, कंपनी की जेब से बाहर तो जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी। सैलरी एक खर्चा है। सर सैलरी कैसे खर्चा है? क्योंकि कैश आपकी फर्म ने अपने एम्प्लॉयज को कैश दिया, तो एम्प्लॉय ने बदले में आपको क्या दिया? अपनी सर्विसेज दी। कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेंस के केस में कुछ अमाउंट आपको खर्च तो करना पड़ रहा है, लेकिन बदले में आपके पास कुछ चीज आ रही है, कुछ बेनिफिट आ रहा है। लेकिन लॉस के केस में ऐसा नहीं होता। लॉस के केस में ऐसा नहीं होता। लॉस हो गया तो लॉस हो गया, उसके अगेंस्ट थोड़ी कुछ आएगा। ये फर्क होता है एक्सपेंस में और लॉस में। अब अगर आपको ये फर्क पता लग गया तो अगला पॉइंट आपको क्या समझ में आना चाहिए? 1 सेकंड के लिए। अगला पॉइंट आपको क्या समझ में आना चाहिए? मैंने कहा इसको हम टोटल लॉस नहीं बोलेंगे। वी विल नेवर से ये कंपनी के लिए लॉस है। हालांकि ये लॉस है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं। कंपनी 50,000 शेयर इश्यू कर रही है और शेयर पे 70 रुपये कंपनी को कम मिल रहे हैं, तो ये लॉस तो है। लेकिन मैंने कहा इसको लॉस नहीं कहना है। ये जो टोटल फिगर आई है इसको एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस कहेंगे। अब क्यों कहेंगे मुझे ये भी बताना पड़ेगा। क्यों कहेंगे? देखें यहां पर, क्योंकि कंपनी का ये जो नुकसान होगा कुल मिलाकर के ये 3 साल के बाद ही होगा ना, क्योंकि 3 साल के बाद ही ये शेयर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को देने हैं। तो ये नुकसान कंपनी को 3 साल के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। पहले तो पॉइंट ये समझना है। नंबर 1, इसका मतलब बेसिकली ये जो नुकसान है 3 साल का है। ये बात समझ में आ गई है? थोड़ी देर के लिए मैं आपके कहने पर चल लेता हूं, क्योंकि आप मन में इसको लॉस ही मान के चल रहे हैं, तो मैं आपके नजरिए से चल लेता हूं। लेकिन ये 3 साल का नुकसान है। अब मैंने कहा कि मुझे ये बताना है कि इसको नुकसान ना कह करके हम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी के पास इन 3 साल में इन एम्प्लॉयज की सर्विसेज आ रही हैं। उन सर्विसेज के लिए आप एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये कंपनसेशन दे रहे हैं, इसलिए इसको एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस कहा जाता है। समझ में आया क्यों हम इसको लॉस नहीं बोलेंगे, क्यों हम इसको एक्सपेंस बोलेंगे? ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि इन 3 साल में आपने एम्प्लॉय से सर्विसेज हासिल करी हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो अब मैं थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाता हूं। अब हमने क्या करना है, आपको याद है इससे पहले के लेवल पे और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने डिवेंचर नाम का चैप्टर भी अपलोड करा था। आपने देखा था डिवेंचर नाम के एक चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक था डिस्काउंट का। करेक्ट? एक कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है। मान लेते हैं कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करें और कंपनी ने कहा है कि हम 5 साल के बाद इन डिवेंचर को वापस करेंगे।
और कंपनी ने जब डिवेंचर इशू करे तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए के डिस्काउंट पर इशू करें, तो क्या ये डिस्काउंट तुम पहले साल में ही राइट ऑफ करते? नहीं, कंपनी का ये जो लॉस है इसको तुम ओवर द पीरियड राइट ऑफ करते हो, क्योंकि तुमने डिवेंचर का यूज 5 साल के लिए करा है। तो कायदे से इस लॉस को भी धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि ओवर द पीरियड राइट ऑफ करना पड़ता है। यानी कि इस लॉस की जो एंट्री होगी या इस लॉस की जो अकाउंटिंग होगी वो हर साल होगी, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स तक होगी। तो इसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ कंपनी के ये जो खर्चे हैं ये 3 साल के खर्चे हैं। समझ में आया? ये 3 साल के खर्चे हैं। तो हमें अब ये तो नहीं है ना कि ये सारे खर्चे मैं पहले साल में ही राइट ऑफ कर दूं या मैं सारे खर्चे 3 साल के बाद ही राइट ऑफ कर दूं। नहीं, अकाउंट्स में ऐसा नहीं चलता। तो इसका मतलब आपको इन खर्चों का कुछ हिस्सा यहां पर राइट ऑफ करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, कुछ खर्चा सेकेंड ईयर के एंड में बुक करना पड़ेगा और कुछ खर्चा थर्ड ईयर के एंड में बुक करना पड़ेगा। ये इसकी अकाउंटिंग है। तो मेन पॉइंट क्या है कि अब ये जो खर्चे आ गए, खर्चा कंप्यूट करना आपको आ गया। अब अगला स्टेप ये है कि इन खर्चों को हर साल हम मैं कितना कितना राइट ऑफ करूं। अगला क्वेश्चन बेसिकली ये है, बस ये इस चैप्टर में है। और एक बार आपको ये कंप्यूट करना आ जाएगा कि हर साल के एंड में इसका मतलब इस लॉस को यानी कि इन खर्चों को आपने एलोकेट करना है हर ईयर के एंड में ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि ये खर्चा वेस्टिंग पीरियड तक का माना जाएगा, 3 साल का खर्चा माना जाएगा। तो ईयर 1 के एंड में मैं कितना खर्चा लिखूं, ईयर टू के एंड में कितना खर्चा लिखूं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कितना खर्चा बुक करूं, थर्ड ईयर के एंड में कितना बुक करूं। तो अब मुझे ये सीखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और जब मैं ये सीख जाऊंगा यानी कि सेकेंड स्टेप में कितना खर्चा बुक होगा, तो फिर मुझे ये भी आना चाहिए उसकी एंट्रीज क्या होगी। बस वैसे तो तुमसे मैंने कहा वो सिर्फ इतना ही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछ सकते। मैंने लिख लो, आपको और कुछ करके जाना भी नहीं है, बस आप जो ये मैं लेक्चर करा रहा हूँ इसमें यही करके जाना है। उसके अलावा एक चीज जो पूछी जा सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती, तो एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में कितना खर्चा बुक करें, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना करें, उसकी एंट्रीज। और फिर वो तुमसे ये पूछ सकते हैं कि जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो जब एम्प्लॉयज इन शेयर को खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो सकती है। ये इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन 5 मिनट के ब्रेक के बाद। जब मैं 5 मिनट कहता हूं तो वो 6-7 मिनट भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मुझे आपका कॉपरेशन इस चीज़ के लिए चाहिए। ठीक है।
सो वेलकम अगेन। तो मैंने कहा था बेटे इस सेशन में जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले इनफैक्ट, कि अब हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। अब हमें अगला पार्ट क्या सीखना है कि हर साल ईयर के एंड में हम कितने खर्चे बुक करेंगे। तो ये कैसे देखा जाता है, लेट्स हैव ए लुक। लीजिए जी, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन एंड रिकॉग्निशन। कैलकुलेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के कंपनसेशन एक्सपेंस को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, अगला स्टेप ये है। अब इस स्टेप को समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आ जाऊंगा। फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है। अब आप अपने आप को इस कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन अकाउंटेंट समझ लें। और फर्स्ट ईयर के एंड में सबसे पहले तो आप क्या चीज़ नोट करेंगे, आप ये चीज़ नोट करेंगे कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। सर वो तो हम नोट कर चुके हैं। हाँ, तुम कर तो चुके हो, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके 500 हैं। कितने हैं? 500 एम्प्लॉयज़ हैं। फिर आप उसको मल्टीप्लाइड कर दोगे ऑप्शंस पर एम्प्लॉय से। ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितने हैं, हर एक को तुम कितने ऑप्शंस दे रहे हो? सर हर एक को हम 100 ऑप्शंस दे रहे हैं। और आप मल्टीप्लाइड कर दोगे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है? डिस्काउंट। बेसिकली ये एक तरीके का लॉस है, लेकिन मैंने कहा इसको हम लॉस नहीं कहते हैं, और वो मैंने आपको प्रूव करने की भी कोशिश करी। लेकिन फिर भी आप मन के अंदर इसको लॉस मान सकते हैं। 70 रुपीज़ हर ऑप्शन पे आपको नुकसान है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच के अकाउंटिंग करेंगे? आप ये सोच के अकाउंटिंग करेंगे, हालांकि आप फर्स्ट ईयर के एंड में हो। हम हैं तो फर्स्ट ईयर के एंड में, ये फर्स्ट ईयर का एंड है। हम ये सोचेंगे कि जब थर्ड ईयर का एंड होगा, क्योंकि अभी तो हमें मालूम नहीं है ना कि थर्ड ईयर में क्या होगा, अभी तो सेकंड ईयर का भी एंड नहीं हुआ है, हम फर्स्ट ईयर के एंड में हैं। तो ये अकाउंटेंट ये सोचेगा कि जब कंपनी थर्ड ईयर के एंड में पहुंचेगी और अगर ये 500 एम्प्लॉयज़ सारे के सारे स्कीम को पूरा कर लेते हैं तो हर एक एम्प्लॉयज़ को 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे। इसका मतलब 50,000 ऑप्शन देने पड़ेंगे, और कुल हमें जो नुकसान होगा वो 35 लाख रुपए का होगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में आप विजुअलाइज करोगे, आप सोचोगे कि भाई ये 3 साल का पीरियड जब ख़त्म होगा तो पॉसिबल लॉस कितना होगा? 35 लाख का होगा। तो 35 लाख का आपका टोटल नुकसान 3 साल का होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपने ये सोचना है, जब मैं ये फर्स्ट ईयर के एंड में लिख रहा हूँ 35 लाख, तो इसका मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि टोटल नुकसान या टोटल खर्चा इन 3 साल का 35 लाख रुपए बैठेगा। अब ये खर्चा 3 साल का है, करेक्ट। पहले तो आपने इसको ऐसा करके छोड़ देना है। इज इट क्लियर टू यू? अब आप उसके बाद क्या देखोगे कि जो 3 साल का पीरियड है उसमें फर्स्ट ईयर का प्रपोर्शन कितना है। ये प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ भाई, टोटल 3 साल हैं तो फर्स्ट ईयर का प्रपोर्शन 1/3 हो गया ना, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए। तो इस प्रपोर्शन में इस खर्चे को आपने राइट ऑफ करना है या बुक करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको वैसे हम पता है क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस। ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस का क्या मतलब है ये भी मैं अभी बताता हूँ। अब अगर मैं 35 लाख को 1/3 से डिवाइड कर दूँ, करेक्ट, 35 लाख का ही खर्चा आया था ना, हाँ। तो 35 लाख का जो खर्चा है, 35 लाख डिवाइडेड बाई 3, ये पॉइंट्स में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब पॉइंट्स में आ रहा है तो क्या करें, 1 ये आ रहा है 11 लाख, कितना आ रहा है भाई ये 11,666,667, चलो जितना भी आ रहा है 11,66,667 खर्चा आ गया। यानी कि जो 3 साल का खर्चा है, उस 3 साल के खर्चे में से ये 3 साल का 35 लाख का खर्चा है, तो पहले साल के खर्चे में खर्चा वैसे 11,66,667 होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये वर्ड क्यूमुलेटिव एक्सपेंस लिखा है।
इसके नीचे मुझे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। सर ये प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है? भाई ये तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है ना, इससे पहले तो तुमने कोई खर्चा रिकॉग्नाइज नहीं करा है, तो 0। तो इसका मतलब करंट ईयर के एंड में, यानी कि फर्स्ट ईयर का जब एंड होगा तो मैं खर्चा कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? 11,66,667। इसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस बुक्ड, यानी कि इतने एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन खर्चे आप फर्स्ट ईयर के एंड में बुक करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम सेकेंड ईयर के एंड में आओगे, सेकेंड ईयर एंड, तो सेकेंड ईयर के एंड में आप कितने खर्चे बुक करेंगे? तो आपको ये कहानी एक बार फिर से दोहरानी पड़ेगी। अब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा ये सोच करके, सर बार बार ये कैसे कंप्यूट करना है, समझ में नहीं आ रहा, और क्यों करना है ये बात समझ में नहीं आ रही। हम कंप्यूट तो कर चुके हैं कि 3 साल का खर्चा 35 लाख है, ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले आप उसी तरीके से सोचेंगे। पॉइंट नंबर ए कि हमारे 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 500 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक को हमने 100 ऑप्शंस देने हैं, यानी कि आप सेकेंड ईयर के एंड में तो हो, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में अब आप ऐसे सोच रहे हो कि जब तीसरा साल ख़त्म होगा तो हमें 50,000 ऑप्शन देने पड़ेंगे, हर ऑप्शन पे 70 रुपये खर्च हो जाएंगे, खर्चा पड़ेगा ₹70,000 का खर्चा पड़ेगा। इजंट इट और नॉट? तो टोटल खर्चा जो कंपनी के ऊपर पड़ेगा वो 35 लाख का पड़ेगा। ये 3 साल का खर्चा है। 3 साल में से अब हम सेकेंड ईयर के एंड में आ गए, तो सेकेंड ईयर का प्रपोर्शन 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं 35 लाख को 2/3 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 23,000 रुपीज़, 23 लाख कितना आ रहा है? 333 कितने 3 है बाबा? 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 6 है। 23,33,333 का खर्चा आएगा, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड तक हमारा टोटल खर्चा इतना बुक हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब निकलता है? जो ये क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल, क्यूमुलेटिव का मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक टोटल इतना खर्चा बुक हो जाना चाहिए, लेकिन इतना खर्चा बुक होना चाहिए सेकेंड ईयर के एंड तक। अब ये जो मैंने लिखा है ना प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड, इसका क्या मतलब है? सेकेंड ईयर के एंड तक इतना खर्चा हो जाना चाहिए, लेकिन हम पहले ही इतना खर्चा ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। 11,66,667 का खर्चा तो हम फर्स्ट ईयर में बुक कर चुके हैं। तो अब मैं सेकेंड ईयर में कितना खर्चा बुक करूंगा? तो सेकेंड ईयर में अब मैं कितना खर्चा बुक करूंगा? डेट इज इक्वल टू दिस मच। सेकेंड ईयर में हमारा खर्चा जो बुक हो जाएगा 11,66,666 का खर्चा बुक हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया किस तरह से करना है? इसी तरह से मैं अब थर्ड ईयर के एंड में जब देखूंगा कि थर्ड ईयर के एंड में मैं कितना खर्चा बुक करूंगा, थर्ड ईयर के एंड में मैंने कितना खर्चा बुक करना है, अगर मुझे ये देखना है तो मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा थर्ड ईयर के एंड में कि कितने एम्प्लॉयज़ ने स्कीम को पूरा करा। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ ने स्कीम को पूरा करा उनको हर एक को हमें 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे और 70 रुपये का हमें नुकसान होगा हर ऑप्शन पे। तो टोटल खर्चा 3 लाख का 35 लाख रुपीस बन जाएगा। अब तुम थर्ड ईयर के एंड में आ भी गए हैं, तो थर्ड ईयर के एंड में अब एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता लगे कि 35 लाख का टोटल खर्चा है। अब थर्ड ईयर का प्रपोर्शन जाहिर है टोटल 3 साल है और थर्ड ईयर का प्रपोर्शन 3/3 माना जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस खर्चे को 3/3 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये क्या बता रहा है कि थर्ड ईयर के एंड तक 35 लाख तक का खर्चा टोटल बुक हो जाना चाहिए। पर हम ऑलरेडी कितना बुक कर चुके हैं भाई? फर्स्ट ईयर में हमने इतना खर्चा बुक करा है, फर्स्ट ईयर में हमने इतना खर्चा बुक करा है। इज इट और नॉट? फर्स्ट ईयर में मैं इतना खर्चा बुक कर चुका हूँ, सेकेंड ईयर में भी मैं इतना खर्चा बुक कर चुका हूँ। तो ये जो खर्चे मैं बुक कर चुका हूँ इनका टोटल यही आएगा 23,333। तो मैं 23,33,33,33,333 इतना खर्चा हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं।
तो इसका मतलब फाइनल ईयर में मैं कितना खर्चा बुक करूंगा? फाइनल ईयर में मैं 11,66,667 का खर्चा बुक करूंगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट पता है क्या सोच रहे होंगे, सर भी ना पता नहीं क्यों इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कर रहे हैं, सीधा 35 लाख को हम 3 से डिवाइड कर देते तो ये खर्चा निकल आएगा। निकल आएगा, नो डाउट अबाउट दैट, निकल तो आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हर बार ऐसा नहीं हो सकता, इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। एनीवे, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें एंट्रीज भी बताऊंगा। तो एक तो हर साल कितना खर्चा बुक करना पड़ता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब एंट्रीज कैसे करी जाती हैं ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल सा काम। आपको केवल 2 एंट्री पास करनी है और दोनों एंट्री ईयर के एंड में पास करनी है। पहली एंट्री तो आपकी होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एंट्री होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2। जस्ट वेट। तो मैंने कहा पहले तो आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। करेक्ट। एक तो आपको ये एंट्री पास करनी है, एक आपको ये एंट्री पास करनी है। इस एंट्री का मतलब भी मैं अभी बताऊंगा। और दूसरी एंट्री आपको ईयर के एंड में क्या पास करनी है, ये दोनों एंट्री ईयर के एंड में होंगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये 2 एंट्री आपको पास करनी है। समझ में आ गया? फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में आपको 2 एंट्रीज पास करनी है। डेट्स ऑल। अब फर्स्ट ईयर में आपने कितना खर्चा बुक करा, इतना खर्चा बुक करा, बस इस खर्चे से ये एंट्री पास हो गई 11,66,667। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसका मतलब जब फर्स्ट ईयर गुजर गया तो इसका मतलब कंपनी क्या, पहले तो ये कंपनी का खर्चा है क्योंकि कंपनी ने इतना पैसा देना है और ये पैसा भी हमने दिया नहीं, तो इसलिए ये खर्चा भी आउटस्टैंडिंग है। इसको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कहते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ईयर, बिकॉज ऑफ फर्स्ट ईयर बीत चुका है, पहले साल की सर्विस तो एम्प्लॉय दे चुके हैं, तो हमारे ऊपर अब लायबिलिटी बन चुकी है इतने खर्चे की। समझ में आ गया? इसलिए हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लिखते हैं और फिर हम ईयर के एंड में इस खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। करेक्ट। तो ये एंट्री आपने रिपीट कर देनी है, ये 2 एंट्री। इसी तरह सेकेंड ईयर में भी आप इसी अमाउंट से एंट्री करेंगे। सेकेंड ईयर में आपने जो खर्चा बुक करा है 11,66,666। करेक्ट। और फिर आप इस खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और थर्ड ईयर में भी आपने यही एंट्री करनी है 11,66,667 और 11,66,667। कोई मुश्किल काम ही नहीं, इज़न्ट इट? और उसके अलावा अब एक मेन चीज मैंने आपको बता दी है। वो मैंने आपको क्या बतानी है, अब इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर, अब ये इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर का क्या मतलब है? इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर, पहले तो थर्ड से लेके फोर्थ ईयर तक का जो पीरियड है उसको क्या कहेंगे हम? एक्सरसाइज पीरियड कहेंगे, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है। अब एम्प्लॉयज इन ऑप्शन को मैंने कहा खरीदने के हकदार बन चुके हैं, हासिल करने के हकदार बन चुके हैं। तो एक्सरसाइज पीरियड में एम्प्लॉयज अब अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मैंने कहा 99.99% वो करेंगे। मान लेते हैं सारे एम्प्लॉयज ने अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए। ए, सपोज ऑल एम्प्लॉयज एक्सरसाइज द ऑप्शन, सपोज ऑल एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज ने ऑप्शन को एक्सरसाइज करा। ऑल एम्प्लॉयज एक्सरसाइज द ऑप्शन, एक्सरसाइज द ऑप्शन।
यानी कि 500 के 500 एम्प्लॉयज़ ने कहा हमें ये ऑप्शंस खरीदने हैं, तो तब मैं क्या एंट्री करूँगा? अगर सारे एम्प्लॉयज़ इन ऑप्शन को खरीदेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी हर एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दे रही है और कंपनी के 500 ऑप्शंस हैं। समझ में आया? कंपनी 500 एम्प्लॉयज़ को 100 ऑप्शन दे रही है, तो इसका मतलब कंपनी की तरफ से 50,000 ऑप्शंस हर दिए जा रहे हैं। तो 50,000 ये टोटल ऑप्शन है ना, 500 तो एम्प्लॉयज़ हैं और हर एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो टोटल ऑप्शन तो 50,000 हो गए ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50,000 ऑप्शन है, तुम्हें समझाने में ज़रा आसानी होगी। तो 50,000 ऑप्शन कंपनी जो है इशू कर रही है, लेकिन कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है वो तो 60 रुपये के हिसाब से आ रहा है ना, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 60 है। तो 50,000 इंटू 60 के हिसाब से पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितना पैसा आया। तो पहले तो मैं ज़रा चेक करूं कि ये कितना आया। 50,000 इंटू 30 करेंगे तो ये आ रहा है जी 50,000 इंटू 30 नहीं है, 60 है पापा, 30 लाख आ जाएगा। आप छोड़ो क्या कैलकुलेशन करनी इसमें, 30 लाख करेक्ट। अभी मैंने जानबूझ के एक लाइन यहाँ पर छोड़ी है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी अपने एम्प्लॉय को 50,000 ऑप्शन देगी। भाई ये ऑप्शन क्या है? शेयर ही तो हैं, तो 50,000 ऑप्शन देगी। अब याद रखना है अकाउंट्स में जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर लिखते हैं तो वो अपनी फेस वैल्यू से लिखते हैं, और फेस वैल्यू मैंने तुम्हें क्वेश्चन में लिखाई हुई है कि 10 रुपये की, एक शेयर 10 रुपये का है। तो 5 लाख रुपए मैं यहाँ पर लिखूंगा 50,000 इंटू 10, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैंने बताया कि ये जो शेयर हैं इनका मार्केट प्राइस 130 रुपये है, मार्केट प्राइस तो 130 रुपये है ना। अब 130 रुपये में से फेस वैल्यू 10 रुपये की है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो 120 रुपये का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 120, 50,000 शेयर ये जो बाहर जा रहे हैं 120 रुपये के प्रीमियम पे जा रहे हैं। तो अब मुझे पहले ये देखना पड़ेगा 50,000 इंटू 120 कितना होता है, डेट इज इक्वल टू 60 लाख। लो जी 60 लाख आ गया। अब ध्यान से देखा जाए 65 लाख तुमने क्रेडिट में लिखा है, डेबिट में 30 लिखा है, यानी कि 65 लाख की वैल्यू वाले शेयर। भाई मैं इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 को 130 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो वो 65 ही आएगा। 65 लाख वर्थ के शेयर जा रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास तो 30 लाख रुपए ही आए ना। तो अब मैं डेबिट में क्या करूंगा, मैं डेबिट में लिखूंगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को इतने रुपए का डिस्काउंट देना था, ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी थी। अब ये लायबिलिटी खत्म हो गई। तुम चेक कर सकते हो, देखो हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को 3 बार क्रेडिट करा है, करेक्ट, 3 बार क्रेडिट करा है, हर बार ये अमाउंट है, वैसे वो टोटल 35 लाख ही आएगा। तो ये 35 की लायबिलिटी अब खत्म हो गई, इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ये मैंने तुम्हें फुल फ्लैट्स बता दिया, हालांकि इतना तुम्हारे लेवल पे है नहीं, ना तुम्हारे लेवल पे दिया हुआ है। मैंने कहा तुम्हें छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और कुछ नहीं पूछा जा सकता। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि मैं एक क्वेश्चन और करके तुम्हें बता रहा हूं ताकि एब्सोल्युटली हर चीज क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे। ये मैंने एक एग्जाम्पल 2 तुम्हारे सामने रखा, लीजिए जी एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 मैंने कुछ आपको इस तरीके से बताया, मैंने डायग्रामेटिक अंदाज में आपको ये एग्जाम्पल बताया। मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है, ठीक है जी, और मान लेते हैं ये ग्रांट डेट है। ग्रांट डेट को कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये बोला ग्रांट डेट, और हम ये भी मान लेते हैं कि कंपनी के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैं अब की बार एम्प्लॉयज़ को 100 रख लेता हूँ, कंपनी के 100 एम्प्लॉय हैं, करेक्ट। कंपनी ने ये कहा अपने एम्प्लॉय को कि हम आपको ऑप्शंस देंगे, हम आपको 50 ऑप्शंस देंगे, 50 ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, 50 ऑप्शन पर एम्प्लॉय, यानी कि हर एम्प्लॉय को हम 50 ऑप्शन देंगे, करेक्ट। कंपनी ने ये भी कहा कि हम जो आपको ऑप्शंस देंगे
उसकी जो फेयर वैल्यू है, चलो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये क्या हो रहा है आज। मान लेते हैं कि कंपनी ने ये कहा कि ये जो शेयर हैं, पहले तो इनकी फेस वैल्यू जो है वो केवल 10 रुपये की है। फेस वैल्यू तो 10 रुपये की है, 10 रुपये का शेयर है। कंपनी ने कहा कि हमारे शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 150 रुपये का चल रहा है। मार्केट प्राइस 150 रुपये का चल रहा है, करेक्ट, कंपनी ने ये कहा। लेकिन कंपनी ने ये भी कहा कि हम आपको ये जो शेयर देंगे एक्सरसाइज प्राइस, आपको इन शेयर्स को खरीदना होगा लेट अस से 125 रुपये के हिसाब से, या चलो 100 रुपये के हिसाब से खरीदना होगा। वैसे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम फेयर वैल्यू कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, फेयर वैल्यू का मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। तो फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली फेयर वैल्यू भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि ये दे और ये भी दे, डायरेक्टली फेयर वैल्यू भी दे सकता है। वो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फेयर वैल्यू का मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड ये है। अब कंपनी ने अपने इन 100 एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकना पड़ेगा 3 साल तक, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, पिछले क्वेश्चन की तरह, करेक्ट। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 साल तक आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकना पड़ेगा। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कह रही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि 3 साल का पीरियड क्या है, वेस्टिंग पीरियड आपका 3 साल का है, करेक्ट। मान लेते हैं कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी कहा कि 3 साल के बाद, वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद अगले 1 साल में, यानी कि पहला साल यहाँ ख़त्म हो रहा है, दूसरा साल यहाँ ख़त्म हो रहा है, थर्ड ईयर यहाँ ख़त्म हो रहा है, कंपनी ने कहा अगले 1 साल तक आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं, यानी कि इस दौरान आप इन शेयर्स को खरीद सकते हैं, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ तुम्हारे को और ऐड कर दी, हालांकि ये तुम्हारे लेवल पे बेसिकली ऐसा आएगा नहीं, लेकिन जस्ट तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट। कभी कभी ऐसा होता है जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये एग्रीमेंट करती है तो कुछ एम्प्लॉयज़ को लगता है यार हम वेस्टिंग पीरियड पूरा नहीं कर पाएंगे, हम इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में 10 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, करेक्ट। सेकेंड ईयर में मान लेते हैं 20 और एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया। फर्स्ट ईयर के एंड में 10 एम्प्लॉयज़ ने इस स्कीम को छोड़ दिया, सेकेंड ईयर में 20 एम्प्लॉयज़ ने इस स्कीम को छोड़ दिया। इज ए क्लियर? मान लेते हैं तुम्हें क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई, और थर्ड ईयर में लेटर से तुम्हें कुछ नहीं दिया। जनरली वो दिया नहीं होगा क्योंकि ये वेस्टिंग पीरियड थर्ड ईयर का एंड यहीं पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने कहा जनरली तुम्हें कभी नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, वैसे तो तुम्हें ये भी नहीं दिया होगा। तुम्हारे लेवल पे जो मैंने पहला एग्जाम्पल कराया बस ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। अब अगर क्वेश्चन में जब ये भी दिया रहता है तो तब मैं कैसे चीज़ों को कंप्यूट करूंगा? सबसे पहला स्टेप, इनफैक्ट अब आप क्या करेंगे, जैसे एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये 2 चीज़ें आपको शुरुआत में बतानी है कि हम कितने खर्चे और कितनी लायबिलिटी बुक करेंगे। फिर उसी तरीके से ईयर एंड, ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का एंड और ईयर 3 का एंड। इन 3 सालों में मुझे खर्चे बुक करने हैं। खर्चों को बुक करने का तरीका मैंने बताया था। अब तुम इमेजिन करो तुम फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए, फर्स्ट ईयर के एंड में तुम आ चुके। अच्छा जी, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब तुम आ गए तो यहां पर सबसे पहले तो तुम लिखोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तुम्हारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? सर हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं 500 तो हैं, राइट, 500 एम्प्लॉयज तो हैं।
अब आप कंप्यूट क्या करते हो? मैंने कहा जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि थर्ड ईयर के एंड तक कितने एम्प्लॉयज़ को हमें ऑप्शन देने पड़ेंगे, ये सोचना पड़ता है। लेकिन हैं हम अभी फर्स्ट ईयर में। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हें मालूम है कि 10 एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं, 10 एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं, और तो कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है। सर इंफॉर्मेशन है तो सही, दिया तो हुआ है आपने कि सेकंड ईयर के एंड में 20 ने छोड़ा। भाई वो तो सेकंड ईयर में छोड़ा ना, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर के एंड में हूँ, मुझे थोड़ी ख्वाब आ रहा है कि सेकंड ईयर के एंड में 20 छोड़ देंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो मेरे सामने फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि 10 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया। तो मैं तो अब यही सोचूंगा कि 490 एम्प्लॉयज़ हैं जो स्कीम को पूरा करेंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने माने जाएंगे? 490 जो स्कीम को पूरा करेंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। फिर मैं ये भी सोचूंगा अगर 490 एम्प्लॉयज़ स्कीम को पूरा करेंगे, एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने शायद 500 नहीं लिखाए थे, 100 एम्प्लॉयज़ लिखाए थे। जस्ट वेट, पिछला क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा था, एक्सट्रीमली सॉरी। इस क्वेश्चन में मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100 लिखाए हुए हैं। तो 100 में से 10 एम्प्लॉय तो छोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि 90 एम्प्लॉयज़ जो हैं, मुझे ये लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के एंड में हूँ कि भाई थर्ड ईयर के एंड तक 90 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्कीम को पूरा करेंगे। अब 90 एम्प्लॉयज़ स्कीम को पूरा करेंगे तो हमें उनको ऑप्शंस देने पड़ेंगे। और हमने क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन के मुताबिक हमने कहा हुआ है कि हम हर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय ऑप्शन देंगे 50। अब की बार मैंने 50 ऑप्शन रखा है, तो 50 ऑप्शंस, तो 50 ऑप्शंस हर एम्प्लॉय को मिलेंगे। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 90 इंटू 50, 450 ऑप्शंस मुझे देने पड़ जाएंगे, 90 इंटू 50। और हर ऑप्शन पे मुझे लॉस कितने का होगा? इसके लिए तुम्हें डायरेक्टली फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अब फेयर वैल्यू क्या होती है? डिफरेंस होती है एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का, जो कि मैंने लिखाई हुई है 50 रुपये। ये क्या है? एक तरीके का डिस्काउंट है। तो 50 से मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो इसका मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में हूं तो मुझे क्या लग रहा है कि 3 साल का खर्चा इतना बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 4500 होता है, तो 4500 ऑप्शन मुझे देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और इंटू 50 से मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो मेरा खर्चा जो बन रहा है वो बन रहा है 2,25,000 का। एक बार चेक कर लूं जरा, 4500 इंटू 50, 2,25,000। यानी कि मुझे ये लग रहा है 3 साल का खर्चा इतना बनेगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि हमारी कंपनी को 90 एम्प्लॉयज़ को 50 ऑप्शन देने पड़ेंगे, टोटल 4,500 ऑप्शन देने पड़ेंगे, हर ऑप्शन पे डिस्काउंट 50 का होगा, तो इतना खर्चा पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में ये विजुअलाइज करा कि कितना खर्चा बनेगा। अब फिर मैंने आपको बताया था कि हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में हम कितना खर्चा बुक करेंगे। इसके लिए हम पहले तो लिखते हैं प्रपोर्शन। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रपोर्शन है वो 1/3 है, क्योंकि टोटल 3 साल हैं, हम फर्स्ट ईयर के एंड में आ चुके हैं। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस रिकग्नाइज्ड, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड तक टोटल कितने खर्चे रिकग्नाइज होने चाहिए। तो 1,25,000 का मैं 1/3 निकाल लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू 75,000। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक टोटल खर्चा 75,000 का टोटल खर्चा इतना बुक हो जाना चाहिए। फिर हम यहाँ एक वर्ड लिखते हैं कि प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड या ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड, बिकॉज ये पहला साल है तो प्रीवियसली रिकग्नाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, प्रीवियसली रिकग्नाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब खर्चे हम करंट ईयर में कितने बुक करेंगे? एक्सपेंसेस टू बी बुक्ड। तो एक्सपेंसेस 75,000 रुपीज़ के हमें बुक करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से अब जब मैं सेकेंड ईयर में हूँगा, अब मैं सेकेंड ईयर के एंड में आ गया, अब मुझे मालूम है कि फर्स्ट ईयर के एंड तक 90 एम्प्लॉयज़ तो छोड़ के ऑलरेडी जा ही चुके हैं ना। तो इसका मतलब जब मैं सेकेंड ईयर के एंड में हूँ तो मुझे मालूम है 10 तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, पहले ही छोड़ दिया है। और क्वेश्चन में लिखा है सेकेंड ईयर के एंड में 20 लोगों ने और छोड़ दिया। इसका मतलब 90 में से 20 लोगों ने और छोड़ दिया, या टोटल 100 में से 30 एम्प्लॉयज़ निकल चुके हैं। तो इसका मतलब अब मैं जब सेकेंड ईयर के एंड में हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि केवल 70 एम्प्लॉयज़ हैं जो स्कीम को पूरा करेंगे, क्योंकि 20 तो छोड़ के जा चुके हैं। इज इट क्लियर टू यू?
अब 70 इंटू लेट अस से 70 तो एम्प्लॉई हैं, हर एक को 50 ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो हर एक को 50 ऑप्शन देने पड़ेंगे, तो 70 इंटू 50 3500 आ जाएगा। तो 3500 ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो तुमने अब क्या देखा, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमें हर साल ईयर के एंड में कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ती है। फर्स्ट वाले में तो एम्प्लॉय छोड़ने का कोई केस नहीं था, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में तो एम्प्लॉय छोड़ सकते हैं ना, इसलिए तुम्हें कैलकुलेशन हर साल करनी पड़ती है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं ये सोच रहा था 3 साल का खर्चा 2,25,000 का आएगा, लेकिन अब जब मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो अब मुझे क्या लग रहा है कि जो खर्चा आएगा 3,500 ऑप्शन देने पड़ेंगे, हर ऑप्शन पे 50 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि 3 साल का टोटल खर्चा 1,75,000 बनेगा। अब मुझे ये लग रहा है कि 3 साल का खर्चा केवल 1,75,000 बनेगा, क्योंकि मुझे अब कम ऑप्शन, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कुछ एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं, तो मुझे अब कम ऑप्शन इशू करने पड़ेंगे, इसलिए टोटल खर्चा 3 साल का कम आएगा। या पहले जो मैं पहले सोच रहा था कि 2,25,000 आएगा, अब मुझे लग रहा है 1,75,000 3 साल का खर्चा बनेगा। इसको 3 साल का ही खर्चा मानेंगे। अब सेकेंड ईयर का प्रपोर्शन, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 175 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है आपका जी 1,16,667। 1,16,667 पहले तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो 3 साल का टोटल 1,75,000 का खर्चा आएगा, उस खर्चे में से सेकेंड ईयर के एंड तक इतना खर्चा बुक हो जाना चाहिए। अब इतना बुक हो जाना चाहिए, लेकिन 75,000 का खर्चा तो मैं पहले ही बुक कर चुका हूँ ना ईयर 1 में। तो ईयर 1 में मैंने 75,000 का खर्चा पहले ही बुक कर दिया है। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड में मुझे कितना खर्चा बुक करना पड़ेगा, मैं 75,000 इसमें से माइनस कर देता हूँ, 41,667। तो 41,667 रुपीज़ मुझे बुक करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अब मैं मान लो थर्ड ईयर में आ गया। अब मुझे पता है 100 में से केवल 70 एम्प्लॉयज़ हैं। अब बिकॉज हम थर्ड ईयर के एंड तक तो पहुंच ही चुके हैं ना, तो अब हमें क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं है, और मोस्टली तुम्हें थर्ड ईयर के एंड में नहीं दिया होगा कि कितने एम्प्लॉयज़ और छोड़ के चले गए, क्योंकि तुम थर्ड ईयर के एंड में पहुंच ही चुके हो। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया होता कि थर्ड ईयर के एंड में 10 एम्प्लॉयज़ ने और छोड़ दिया, चलो मैं ये भी लिखा देता हूँ जरा थोड़ा और अच्छी तरह तुम्हें समझाने के लिए। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड ईयर के एंड में भी 5 एम्प्लॉयज़ ने और छोड़ दिया, चलो 5 कर देते हैं। करेक्ट, 5 की जगह तुम 30 भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वो तुम्हारी मर्जी है। जो भी फिगर तुम्हें लग रही है तुम लिख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। मोस्टली नहीं दिया रहता, लेकिन अगर दिया हो तो बाय चांस मैंने कहा तो वो भी तुम माइनस कर देना। भाई 70 में से 5 एम्प्लॉय और चले गए, 70 तो थे सेकेंड ईयर के एंड तक, अब 5 और चले गए, तो इसका मतलब 65 एम्प्लॉयज़ ही बचे ना। तो अब पोजीशन क्लियर है कि 65 एम्प्लॉयज़ को हैं और हर एक को 50 ऑप्शन देने हैं। तो 50 ऑप्शन हमने देने हैं 65 इंटू 50, डैट इज इक्वल टू 3250। इसका मतलब 3,250 ऑप्शन हमें देने पड़ेंगे, और हर ऑप्शन पे हमें 50 रुपये का डिस्काउंट है, क्योंकि 150 की मार्केट वैल्यू है और हम केवल 100 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, तो 50 रुपये खर्चा बैठ रहा है। तो 3250 इंटू 50। तो अब हमें समझ में आया कि 3 साल का हकीकत में खर्चा जो बन रहा है वो 1,62,500 बन रहा है। 3 साल का टोटल खर्चा इतना बन रहा है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3/3 से। इसका मतलब थर्ड ईयर के एंड तक टोटल खर्चा इतना बुक हो जाना चाहिए। अब 1,62,500 में से मैं ऑलरेडी 75,000 और 41,667 तो बुक कर चुका हूँ। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूँ तो वो इसके बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि 1,16,667 का खर्चा हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में मिला करके। तो थर्ड ईयर में मैं कितना खर्चा बुक करूंगा, तो मैं माइनस कर दूंगा 116,667। तो इसका मतलब फाइनल ईयर में मुझे जो खर्चा बुक करना पड़ेगा 45,833। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये टोटल जो आना चाहिए 1,62,500 के बराबर आना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया है कि थर्ड ईयर के एंड में एक्चुअली में खर्चा कितना बन रहा है, 3 साल का खर्चा इतना बन रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? एंट्री मैंने तुम्हें बताई दी है कि हर साल तुम एक तो एंट्री लिखोगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, यानी कि जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो ये
एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में मैं 75,000 के अमाउंट से एंट्री करूंगा, सेकेंड ईयर में मैं 41,667 के अमाउंट से एंट्री करूंगा, थर्ड ईयर में मैं 45,833 के अमाउंट से एंट्री करूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर मैं ईयर के एंड में एक और एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, और एक्चुअली अमाउंट तो यही रहेगा। तो ये हमारी एंट्रीज की पिक्चर भी होगी। अब मान लेते हैं थर्ड इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर, क्योंकि थर्ड से फोर्थ ईयर जो है वो एक्सरसाइज पीरियड है। तो मान लेते हैं, वैसे तो अब हमें पता है कि 65 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने इस स्कीम को पूरा करा है। 65 एम्प्लॉयज़ हैं, चाहें तो ये 65 के 65 एम्प्लॉयज़ ये शेयर्स खरीद सकते हैं। मान लेते हैं 65 में से केवल 60 एम्प्लॉयज़ ने कहा कि हमें शेयर खरीदते हैं। Only 60 employees decide to exercise the option। तो केवल 60 एम्प्लॉयज़ ने ये डिसाइड करा कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम मैंने कहा यहां तक आ सकता है, ये तो मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा हूं। अब अगर 60 एम्प्लॉयज़ इन ऑप्शंस को खरीदेंगे, तो पहले तो आप कहीं रफ में ये कंप्यूट कर लो कि आपको कितने ऑप्शन देने पड़ेंगे। 60 एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देने पड़ेंगे और हर एम्प्लॉयज़ को आपने 50 ऑप्शन देने हैं। तो एज ए कंपनी आपको मालूम है कि 60 एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देने, हर एक को 50 ऑप्शन देने हैं, तो इसका मतलब 3000 ऑप्शंस आपको देने पड़ेंगे। 3000 ऑप्शन, इसका मतलब है कि 3000 ऑप्शन आपके खरीदे जा रहे हैं, यानी कि 3000 शेयर खरीदे जा रहे हैं। लेकिन ये जो शेयर्स खरीदे जा रहे हैं एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपये के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने एक्सरसाइज प्राइस मेरे ख्याल से 100 रुपये लिखाया था। हालांकि इनका मार्केट प्राइस 150 था, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इतना ही पैसा आपको देंगे। तो इसका मतलब है 3 लाख रुपये आपके पास आ जाएंगे। फिर आप लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बिकॉज आप 3000 ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, तो यहाँ पर आप 30,000 रुपये लिखेंगे। फिर मैंने बताया था कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा भाई? मार्केट प्राइस आपके शेयर का 150 रुपये है, जिसमें से फेस वैल्यू 10 रुपये की है, तो 140 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। तो 3000 शेयर हैं, 140 रुपये के हिसाब से आप इनको मल्टीप्लाइड कर दो। अब 140 से मैं मल्टीप्लाइड करूँ, उसमें जस्ट वेट, 3000 इंटू 140, ये आ रहा है 4,20,000। यानी कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, बेसिकली 3000 शेयर इशू कर रही है। लॉजिकली 150 रुपये वाले शेयर हैं, यानी कि 3000 इंटू 150 में करूँ तो ये 4,50,000 होता है, लेकिन मुझे 4,50,000 में से 3 लाख रुपए ही मिले। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग वो इसलिए मिले क्योंकि 3000 शेयर में हम जो इशू कर रहे हैं, हर शेयर पे 50 रुपये का एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर मैं करूं तो ये 1,50,000 आ जाएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ये लायबिलिटी मेरी अब ख़त्म हो गई, क्योंकि कंपनी ने तो ऑलरेडी लायबिलिटी बुक कर ली है ना। कंपनी ने, देखो, जो हम ये एम्प्लॉयज़ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मैं इन तीनों आइटम को ऐड करूं तो मैंने कहा ये 1,62,500 आएगा। यानी कि हमने तो लायबिलिटी बुक कर ली है 1,62,500 की, लेकिन हमने ये सोच के बुक करी थी कि 65 एम्प्लॉयज़ अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। अब 65 में से केवल 60 लोगों ने अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी लायबिलिटी आप जो डेबिट कर रहे हो वो 1,50,000 की कर रहे हो,
यानी कि 1,62,000 की आपने लाइबिलिटी ऑलरेडी बुक कर ली है। तो इसका मतलब 12,500 रुपये की अभी भी आपकी लाइबिलिटी, और आपको मालूम है कि ये लाइबिलिटी अब आपको पे नहीं करनी भाई, क्योंकि 65 में से केवल 60 एम्प्लॉयज़ ने 3 से चौथे साल के बीच में ऑप्शंस एक्सरसाइज करे। मैं बोल ही चुका हूँ, अब अगर उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करे तो उनको एक्सरसाइज करने का अधिकार चला गया। इसका मतलब अब जो बचा हुआ पैसा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, वो अब आपकी लाइबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में बचा हुआ पैसा है, मुझे कैसे पता लगा कितना पैसा बचा है? देखो, ये जो हमने एक्सपेंसेस बुक करे हैं, ये क्या बताते हैं कि टोटल इतना खर्चा मैंने बुक करा और इतनी लायबिलिटी बुक करी है, करेक्ट। इस लायबिलिटी में से 1,62,500 की लायबिलिटी में से 1,50,000 की लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई। तो 12,500 रुपये जो लायबिलिटी में बचे हुए हैं, दरअसल वो अब आपको पे ही नहीं करने। वो आपको पे ही नहीं करने। क्यों पे नहीं करने? क्योंकि अब ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का अधिकार खत्म हो गया है। तो ये बचे हुए अमाउंट को ना आप अपने जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये है जी आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो क्या होता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो मैंने शुरू में बताया था। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान simply refers to an agreement between an entity and its employees whereby entity agrees to offer its shares, its मतलब कंपनी के शेयर, its shares to the employees at a discounted rate provided employees, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, provided employees meet the specified condition का मतलब जनरली यही है कि आप इतने साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं, इस कंडीशन को अगर आप मीट कर लेंगे तो हम आपको शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर देंगे। मैंने कहा इसमें से आपको सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन और कोई छोटा सा इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें सिर्फ आपसे वो इतना ही पूछेंगे, कंप्यूट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। वो ये भी नहीं पूछेंगे ईयर 1, 2, 3 में कितने एक्सपेंस हमने रिकग्नाइज करने हैं। तो आपने सिर्फ ये करके जाना है, लेकिन ये आपको नोट करना होगा। कोई इस बात के लिए मैसेज ना करे, इसके कोई नोट्स वगैरह नहीं होते हैं। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको हम अपनी तरफ से इस तरीके से करा देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो इस मामले में कोई मैसेज नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।